नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत के लिए अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद किसानों की महापंचायत के मद्देनजर दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बैरिकेडिंग कर दिल्ली आने वाली गाड़ियों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। इसकी वजह से दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक धीमा है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में नई दिल्ली की ओर जाने वाली कई मुख्य सड़कें बाधित हो सकती हैं, इस बात की जानकारी दी है। लिहाजा आने जाने वालों को इन सड़कों से बचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। जो एमएसपी का वादा था उसे पूरा नहीं किया गया। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद उस मामले में अभी तक न्याय नहीं हुआ है। तो इस तरह के कई मुद्दों को लेकर किसान एक बार फिर जंतर मंतर पर आए हैं। उनका कहना है कि हम सरकार को वादा याद दिलाने आए हैं और अगर सरकार नहीं मानी तो बाद में हम आंदोलन बड़ा भी कर सकते हैं। वो तो जाते हुए उन्होंने रोके, वहां पे कुछ पंजाब के लोग भी उन्होंने रोक रखे थे। उन्होंने कहा जी आप भी नहीं जाओगे। मगर भाई अंदर है क्या कि दिल्ली में किसान जा ही नहीं सकता। कह लीजिए आप जाकर धरने पर बैठोगे। हमारा कोई प्रोग्राम कहीं धरने पर नहीं है, ना धरने पे इतनी हल्की हम खोल देते कि हम जाके जंतर मंतर पे वैसे ही कोई धरने पर जाकर बैठ जा। हम तो जब आएंगे सबको बता कर आएंगे, पूरा ढोल नगाड़ों के साथ में आएंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ में आएंगे। मैं अकेला को धरने पर जाकर बैठता हूँ। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, दफ्तरों के लिए भी लोगों को निकलना होगा। कौन कौन सी सड़कों को बचने के लिए कहा गया है, देखिए 3 बॉर्डर मुख्य रूप से हैं, जिसमें टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है और साथ में गाजीपुर बॉर्डर है। इन सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि किसान ट्रैक्टर लेकर यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा जो जंतर मंतर है उसके आसपास के जो इलाके हैं, नई दिल्ली में तमाम जो सड़कें हैं, आउटर सर्कल है सीपी का, संसद मार्ग है, इसके अलावा कुछ और जो आसपास के रोड हैं, उन रोडों पर भी दिल्ली पुलिस ने लोगों को बचने की सलाह दी है, क्योंकि अभी वहां पर हैवी ट्रैफिक जाम हो सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो किसान वहां रहे हैं उनको बीच में ही रोका जाए, क्योंकि जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है और ये कहा गया कि यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं और टीकरी बॉर्डर जो है वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और कल शाम से ही पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया था। हालांकि जो किसान है वो कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो लखीमपुर खीरी मामले को लेकर इंसाफ की मांग है, जो एमएसपी का मुद्दा है उसको लेकर कई मांगे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं उनको लेकर कई मांगे हैं। तो इस तरह की मांगों को लेकर आज 10 बजे से किसानों की एक पंचायत होनी है जंतर मंतर पर। लेकिन अब ये देखना होगा कि पंचायत हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि पुलिस ने वहां तक पहुंचने के लिए जो तमाम बैरिकेडिंग कर रखी है, किसानों को रोका जाएगा। तो अभी आगे 10 बजे के बाद ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस उनको क्या परमिशन देती है अंदर आने की या नहीं देती है। हालांकि अब तक दिल्ली पुलिस ने किसानों को पंचायत करने की कोई भी परमिशन नहीं दी है और दिल्ली पुलिस ने तमाम जो हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है, जिससे किसान दिल्ली के अंदर ना आने पाए। मुकेश, हम अगर संक्षेप में आप बता सकें, हम तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो भी लगाए गए हैं जो साधारण होते हैं उसके अलावा। यानी क्या अगर आमने सामने की स्थिति होती है इसीलिए तैनाती भी बहुत ज्यादा की गई है पुलिस की? देखिए बिल्कुल पुलिस की कोशिश है कि अगर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में घुस आए तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। और हमने देखा कि किस तरह से जब किसान लाल किले में घुस गए थे तो उस वक्त दिल्ली पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। तो अभी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए और वहीं पर समझाकर उनको वापस भेज दिया जाए। तो ये कोशिश है दिल्ली पुलिस की, इसीलिए बॉर्डर्स पर कहीं कहीं जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, कुछ जगह सीमेंट के बैरिकेड बनाए हैं और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जाए। लेकिन जिस तरह से किसान आते जा रहे हैं उससे लगता है कि टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, कि किसानों की ये कोशिश रहेगी कि वो जंतर मंतर तक पहुंचे, अपनी पंचायत करें। और किसान जो है वो पहले ही कह रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना एक पंचायत करेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है।
तो अभी देखना होगा कि क्या कुछ होगा 10 बजे के बाद, किसान वहां पर जंतर मंतर पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाएंगे। शुक्रिया मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो 10 बजे किसानों की महापंचायत होने जा रही है जंतर मंतर पर, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि इन किसानों को सीमाओं पर ही रोक दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों को लेकर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और इसके बाद अब ये लोग जो हैं वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, इस लिस्ट में विजय नायर, समीर महेंद्रू और दिनेश अरोड़ा का नाम शामिल है। सीबीआई ने दरअसल ये आरोप लगाया है कि दिल्ली की जो नई शराब नीति बनाने, लागू करने में शराब कंपनियां और बिचौलिए शामिल रहे। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे ने इस आबकारी नीति के लागू होने के एवज में कमीशन लिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को पहला आरोपी बनाया गया है और सीबीआई के मुताबिक मेसर्स इंडो स्पिरिट्स ने दिनेश अरोड़ा से जुड़ी कंपनी में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके साथ अर्जुन पांडे ने समीर महेंद्रू से अफसरों को बांटने के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। तो ये तमाम आरोप लगे हैं और एक के बाद हम एक देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पर रेड भी हुई। हाल ही में उनके घर पर रेड हुई थी और एनडीटीवी से जब बात की मनीष सिसोदिया ने, तो उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने सीबीआई की रेड करवाई है उनकी मंशा घोटाले की जांच करना नहीं है। शरद शर्मा से उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एफआईआर की है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उनको जो शराब कारोबारी हैं उनको फ़ायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है इसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात ये है, इनको घोटाले उटाले की चिंता नहीं है। अगर शराब का घोटाला इनको चिंतित करता तो आज गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और वहाँ इन्हीं के लोग पैसा कमा रहे हैं, जहरीली शराब बेच के भी और असली शराब बेच के भी। तो वहाँ कराते, वहाँ सीबीआई के दफ्तर खुलवाते, यहाँ पे रेड करवा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ जब्त क्या क्या किया है? आपके घर से 14 घंटे रेड चली। मेरे घर पे क्या मिलेगा? मेरी बीवी के, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, उसके अलावा क्या मिलेगा इनको? मेरा पर्सनल कंप्यूटर ले गए, किताबें हैं बहुत सारी, और मेरा मोबाइल ले गए पर्सनल। अच्छा। मेरा नंबर वगैरह भी सब जब्त कर लिया है। अच्छा। और कुछ फाइलें थी सरकार की, उनकी डॉक्यूमेंट्स थे, बस वो ले गए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ये जो कथित घोटाला जो कहा गया है या कथित भ्रष्टाचार कहा गया है, इसका जिक्र नहीं है कि ये कितना बड़ा है। केवल 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात उन्होंने इसमें की है। लेकिन मैं फिर भी 144 करोड़ वाली बात पे आना चाहूँगा कि 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपये पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई की एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो, आप इनके सारे बयानों को देखो, इसीलिए मैं आपसे बोला। पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 144 करोड़ का हुआ। कोई दूसरा नेता, सबके अलग अलग बयान हैं। तो इन बयानों से थोड़ी होता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सच ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचते रहते हैं सीबीआई किसके घर भेजूं, ईडी किसके घर भेजूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 24 घंटे बैठ के सोचते हैं यार देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, स्कूल की बात कैसे करनी है, अस्पताल की बात कैसे करनी है, अस्पताल कैसे बनवाने हैं, रोजगार कैसे देने, महंगाई में कैसे लोगों की मदद की जाए, महंगाई के समय पे लोगों को कैसे राहत दी जाए, महंगाई कैसे कम की जाए।
मोदी जी सोचते रहते हैं किसकी सरकार गिराई जाए, सीबीआई को किसके घर भेजूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। देश को नंबर 1 बनाने वाले नेता की जरूरत है। देश को 24 घंटे सीबीआई 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 ईडी सीबीआई रटते रहने वाले नेता की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि बात हो रही है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की, कि उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है 2021-22 की पॉलिसी की, आप 2024 के चुनाव पे पहुंच रहे हैं। तो ये सब क्यों है? एक्चुअली ये साजिश इसलिए रची जा रही है, लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नियत इनकी यही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं 2024 के लिए, जिसको लोग ये पहले लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज लोग कह रहे हैं अब मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने देख के देखा, पंजाब के लोगों ने देख के देखा, देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखेंगे। और इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? और उधर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा ने इस कमेटी के अध्यक्ष वो रहे थे। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजकर खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। आपको ट्वीट दिखाते हैं आनंद शर्मा का पूरा ट्वीट। उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ये दोहराते हुए कि मैं आजीवन कांग्रेसी हूं और अपने विश्वास पर कायम हूं। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये मेरे खून में है। किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो एक के बाद एक यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन पर क्या कुछ बीत रही है वो इस तरह से सामने आ रहा है और कांग्रेस को यहाँ पर एक और झटका आनंद शर्मा के रूप में लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन लगातार जो अटकलें चल रही हैं उसके बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर सियासी तौर पर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। मौर्य के इस ट्वीट को उन्होंने पिन भी किया है और इस पर उन्होंने जोर दिया है। कुछ दिनों पहले ही हम आपको बताएं कि मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की थी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष वो रह चुके हैं और 2017 में उनकी अगुवाई में ही पूर्ण बहुमत भी बीजेपी ने हासिल किया था। ये माना जा रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। ट्वीट कर उन्होंने अपनी दावेदारी एक तरह से पार्टी के सामने साफ कर दी है। अगर आप तक भी ये खबर पहुंची है कि यूपीआई पर सरकार शुल्क लेने जा रही है तो आपको बता दें ये खबर सही नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है, लेकिन सरकार ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है
कि यूपीआई जनता के हित में एक डिजिटल सुविधा है जो अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। लिहाजा सरकार का यूपीआई सेवाओं पर कोई चार्ज लगाने का इरादा नहीं है। ये सेवा मुफ्त बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने गेहूं आयात करने की खबरों का खंडन किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि देश में गेहूं आयात करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है और हमारे पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। एफसीआई के पास भी सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दरअसल कुछ इस तरह की बातें आई थी सामने, इस तरह की खबरें आई थी कि भारत दूसरे देशों से गेहूं आयात करने पर विचार कर रहा है। ये बात चौंकाने वाली थी क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि भारत दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। बाद में ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन में और क्वालिटी में कमी आई है और बढ़ती कीमत सरकार को आयात करने पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन सरकार ने आयात की इन खबरों का खंडन कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार देखते हैं अक्सर कि रसूखदार लोगों से जुड़े हुए लोग या उनके परिवार वाले दबंगई करते हुए नजर आते हैं और ऐसी तस्वीर मिजोरम से सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी भी मांगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर खबर ये आई कि आइजॉल के क्लिनिक में डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की बेटी को बिना अपॉइंटमेंट के देखने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज मुख्यमंत्री की बेटी, इस वीडियो में देखा जा सकता है, वो जाती हैं और डॉक्टर को थप्पड़ मार देती हैं। आसपास मौजूद लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने माफी मांगते हुए कहा है कि वो अपनी बेटी की हरकत के लिए माफी मांगते हैं और इस आचरण को सही नहीं ठहराया जा सकता। और अब एक छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आई, एक प्रेरणा देने वाली खबर आई। देश में पहली बार नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगे ट्रांसजेंडर और अपनी बहादुरी से नक्सलियों के दांत भी खट्टे करते हुए नजर आएंगे। दरअसल सरकार ने बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया है जिसमें 2100 युवाओं की भर्ती की गई है और इसमें पहली बार 9 ट्रांसजेंडर भी शामिल किए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाज में सदियों से ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव आम बात रही है। ट्रांसजेंडर को परिवार के साथ ही समाज में तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद ही सही ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल करते हुए ट्रांसजेंडर की भर्ती का रास्ता आसान किया है। नक्सलियों से लड़ने के लिए बानी बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग से 9 ट्रांसजेंडर की आरक्षक के रूप में भर्ती हुई है। ये है कांकेर जिले की दिव्या निषाद, जिसने फिजिकल टेस्ट में 100 में 100 पाए हैं। दिव्या कहती है जब उनका स्वभाव लड़कों की तरह होने लगा तब पापा भाई डांटते थे। पापा ने भी खूब ज़्यादा मेरे साथ मारपीट किया और मेरे को अपशब्दों के प्रयोग से फिर मैं मानसिक तनाव को लेकर मैं घर छोड़ दी और रायपुर चली गई गरिमा गृह में हॉस्टल में, और वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद मैंने अपना हार्मोन्स और लेज़र और सर्जरी का ये प्रोसेस वहीं से रह के करवाया। पहले 13 लोग पुलिस बने थे, उसको मैं देखी। फिर उसके बाद मेरे को भी लगा कि उनको देखकर मुझ में प्रेरणा हुआ, उत्साह हुआ और देखी कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि और पुलिस विभाग को कि उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया। दिव्या निषाद की तरह सीमा प्रधान और हिमांशी को भी परिवार और समाज से तिरस्कार ही मिला, लेकिन अब बस्तर फाइटर में नक्सलियों से लड़ना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती हैं। काहे के लिए डरेंगे सर? यदि डर लगती तो हम आज तक फार्म नहीं डालते, कुछ नहीं करते सर। हम डरने के लिए नहीं, हम लोग नक्सली से हमला करने के लिए तैयार हुए सर। रमेशर सीएफ भर्ती गई थी तो उसमें हम लोग 2 लोग गए थे, हमारे समुदाय थे। उसमें मेरे एक सहेली का हो गया उसमें सिलेक्शन और मेरा 1-2 नंबर के लिए कट गया। वहाँ से मेरे को बहुत जुनून हो गया सर कि मेरे को पुलिस विभाग में आना है करके। कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा का कहना है ये देश में पहली बार है कि ट्रांसजेंडर नक्सल मोर्चे पर लड़ेंगी। चयन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर का जज्बा शानदार रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है नक्सल मोर्चे के साथ पुलिस के अन्य मोर्चों में भी बेहतर काम करेंगी।
इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने न सिर्फ भर्ती के दौरान बल्कि भर्ती से पहले भी काफ़ी अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया था हम लोगों ने अपनी तरफ से, क्योंकि जनरली उनके पास गाइडेंस होता नहीं है, गाइडेंस की कमी रहती है, तो उनको गाइडेंस भी दिया था बस्तर फाइटर में किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें। तो उसमें भी ट्रांसजेंडर काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और उनमें से ही 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर को मौके दिए जा रहे हैं। नवोदित राज्य होने के बावजूद पुराने राज्य के लिए ये नजीर बन रहा है। देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर को नौकरी दी गई और ये दूसरी बार है जब मिल रहा है, और ये नवोदित राज्य होने के बाद भी पूरे देश के पुराने राज्यों के लिए एक नजीर बनते जा रहा है। लोकतंत्र में सभी वर्ग को समानता का अधिकार दिया गया है और जो सदियों से शोषित और वंचित और समाज से तिरस्कृत लोग थे, उन्हें भी लोकतंत्र ने, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। अब बस्तर बटालियन का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 ट्रांसजेंडरों को भर्ती किया गया है और ये पहला मौका होगा जब ट्रांसजेंडर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए नजर आएंगे। कांकेर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यायपालिका और पुलिस को धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ एंटी टेरर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 2 दिन पहले इस्लामाबाद की एक रैली में इमरान खान ने अपनी पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इस मामले में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद बौखलाए इमरान खान ने रविवार को भी शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। गृहयुद्ध की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर आवाम सड़क पर आ गई तो पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका के जैसा ही होगा। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी चुनाव आयोग हर फैसला उनकी पार्टी के खिलाफ दे रहा है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच इमरान खान के घर के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और साथ ही उनके भाषणों के टेलीकास्ट पर भी बैन लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में गालीबाज कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी और उनके परिवार के समर्थन में आज त्यागी समाज की महापंचायत हमने देखा कल रविवार को हुई है। लोगों ने मांग कर कहा कि श्रीकांत त्यागी को तुरंत रिहा किया जाए और गैंगस्टर एक्ट भी हटाया जाए। कुछ लोग पीड़िता को बुरा भला कहते हुए भी नजर आए। शासन नहीं समझिए, शासन नहीं समझिए, हम खिलाफ किसी के लिए न्याय के खिलाफ है। श्रीकांत से धमकी में जाना चाहिए। नोएडा के भंगेल में त्यागी समाज की पंचायत में शामिल लोगों के तेवर कुछ ऐसे रही। माइक से कहा गया कि बदला लिया जाएगा, श्रीकांत त्यागी को तुरंत छोड़ा जाए। किसी ने कहा श्रीकांत त्यागी शेर है और शेर ने सरेंडर किया था, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। नोएडा की ओमैक्स ग्रांड सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। वीडियो वायरल हुआ तो श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफसोस है कि तब से ही त्यागी समाज के कई लोगों ने इस मामले को अपनी शान से जोड़ दिया। जो हमारी बहन अन्नू त्यागी को 48 घंटे विदाउट फीमेल पुलिस कस्टडी में रखा गया है, एक तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। जो बच्चों का बिजली पानी काटा गया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो हमारी त्यागी बरादरी की छवि को खराब किया गया है, जिसने भी किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पंचायत में कई लोग कारों के ऊपर गमले रखकर स्टंट करते नजर आए। हालांकि अधिकतर लोग मानते हैं कि श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की थी। इसके बावजूद वो पीड़ित महिला को भला बुरा कहने से नहीं चूके।
उसी सोसाइटी में 5 साल पुराने बढ़िया वृक्षों को उखाड़ने के लिए उस उद्दंड महिला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगला, उद्दंड महिला कैसे हो गई? उद्दंड महिला ऐसे हुई कि उसने आई और आके पेड़ उखाड़ दिए। क्यों सर? किसने आपको ये अधिकार दिया? हमने ये कहा कि श्रीकांत की गाली को माफ कर दो, लेकिन हम ये पूछते हैं क्या श्रीकांत ने मारपीट की? उधर ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी, जहां श्रीकांत त्यागी ने महिला से बदसलूकी की, वहां के लोगों ने मौन रखकर पंचायत का विरोध किया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उनका किसी समाज से कोई विरोध नहीं है और वो महिला से बदसलूकी का विरोध करते हैं। जो सोसाइटी का नियम था उन्होंने वो तोड़ा। दूसरा ये उन्होंने गलत काम किया, एक नारी के साथ, एक लेडी के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। तो क्योंकि उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जो कि अति निंदनीय है और बहुत ही गलत व्यवहार किया, इसके प्रति इसी की वजह से इस मामले ने तूल पकड़ ली। उधर त्यागी समाज की पंचायत में श्रीकांत त्यागी पर लगे गैंगस्टर एक्ट को हटाने की मांग की गई। एक सोसाइटी का झगड़ा राजनीतिक रंग लेने के साथ साथ अब जातीय रंग ले चुका है, जहां पंचायत में श्रीकांत त्यागी के गुनाह को गलत तो बताया जा रहा है, लेकिन पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हैरान करने वाली बात है कि एक महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ भी कोई खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लोक अदालत लगी और ट्रैफिक चालान के साथ कई केसों का निपटारा किया गया। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस लोक अदालत का आयोजन किया गया था। हाईकोर्ट के चेयरपर्सन न्यायाधीश सिद्धार्थ और डीएलएसए के सदस्य सचिव भरत पाराशर ने खुद इस परिसर में चल रही चालान के निस्तारण बेंचों का मुआयना भी किया। डीएलएसए के भरत पाराशर ने बताया कि सभी अधिकारी इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। 1,44,000 ट्रैफिक चालान के अतिरिक्त 28,000 लंबित पड़े मामलों को निपटाया गया। आपको बता दें कि लोक अदालत से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 296 बेंचों की व्यवस्था की गई थी। आप किसी भी समय, किसी भी वक्त अपना जो चालान है वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से उसको डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। यहाँ पर हम एक एडिशनल फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं कि अगर किसी कारणवश आप वर्चुअल कोर्ट्स में नहीं अपने चालान को डिस्पोज ऑफ करा पा रहे हैं, तो यहाँ हम लोक अदालत के जरिए उन चालान को डिस्पोज ऑफ करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी के साथ एक शख्स ने जमकर मारपीट की। ये वारदात राजगढ़ के कचनारिया टोल प्लाजा की है। आरोपी टोल टैक्स नहीं देना चाहता था। महिला कर्मचारी का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकाया, फिर गाली दी और मारपीट शुरू की, जिसका महिला ने भी जवाब दिया। महिला के साथ ही कर्मचारी भी बीच बचाव करते हुए नजर आए। राजगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आपको सुनवाते हैं महिला का क्या कुछ कहना है। मेरे साथ में जरगरी खेड़ी के राम ताइनी गुजर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं लोकल का हूँ। मैंने बोला कि मैं लोकल के आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं इंचार्ज को मतलब सुपरवाइजर को बुला रही हूँ। तो वो लोग बुलाया मैंने और वो लोग को मैंने बुलाया तो वो लोग है ना आए और वो काजी निकल के बाहर आ गया। सुपरवाइजर आए ना, इतने सुपरवाइजर ने बोला आप पहचानती नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं पहचानती हूँ इनको। तो मैंने उनको निकालने लगी तो उन लोगों ने मुझे गाली दी और डराया धमकाया और फिर उसके बाद में ज्यादा मारपीट भी हुई है। फिर उसने मेरे दी, मैंने भी उसके दिए, छेड़छानी हुई है। आप लोग जब यहाँ पर रहते हो तो गार्ड वगैरह नहीं रहते हैं क्या? नहीं है गार्ड वगैरह, सुपरवाइजर है। गार्ड नहीं रहते हैं? गार्ड नहीं है। कितने महिला कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं? कितने महिलाएं यहाँ पे कितने काम करते हैं आपके साथ? यहाँ के 7 महिलाएं। अच्छा, गार्ड कोई नहीं रहता? गार्ड नहीं है। कल करीब 4 बजे के समथिंग टोल के कुछ कर्मचारी यहाँ पे थाने पे आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर एक जो वाहन चालक है उसके द्वारा उनके कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। कर्मचारी अनुराधा दांगी है जो कि खुदी की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके ऊपर से थाना देहात ब्यावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जिसमें धारा 354, 323, 506 बाधावी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने लोगों पर सर मामला दर्ज किया गया? मामला एक आरोपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी और उसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई है, उसमें विवेचना में है प्रकरण, जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाए। और अब मौसम की बात करते हैं जो कई राज्यों पर कहर बनकर टूटा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और वहां पर 22 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुई है। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की 34 घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मंडी, चंबा और कांगड़ा हैं। उधर उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर भी 4 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग लापता हैं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक वीडियो सामने आया है जहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से एक बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। बस का अगला हिस्सा खाई की ओर लटक गया और सवारियों ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन यहां पर जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसने तुरंत बस को नियंत्रित किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद इन यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर पठानकोट रवाना किया गया। ये बस डलहौजी से पठानकोट जा रही थी। और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते उसका असर मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। कई जिलों में गंगा नदी उफान पर है। अगर हम यूपी की बात करें तो बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में उफनती गंगा के चलते सभी घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार अब घाट के पास के मकानों की छत पर करने पड़ रहे हैं और वहीं हरिश्चंद्र घाट के पास भी गलियों में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में भी भारी बारिश का दौर जारी है और यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों में नदी नालों का पानी घुस गया है। और ऐसे मुश्किल हालात में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जो अभियान है वो लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विकास ने सुरक्षा बलों के मुश्किल हालात में काम करने के जज्बे को करीब से जानने की कोशिश की, उनके साथ वक्त बिताया। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद के खिलाफ एक जंग चल रही है और इस जंग में जवान किस तरह से भरी बारिश में भी जंगलों में तैनात रहते हैं, इस तस्वीर को दिखाने के लिए आज एनडीटीवी की टीम बस्तर के बेहद संवेदनशील इलाके में पहुंची हुई है, जहां घनघोर अंधेरा और जंगल है और साथ ही साथ माओवाद का खतरा भी। ऐसे में मूसलाधार बारिश भी हो रही है और जवान जंगलों में तैनात हैं। इस दरमियान जवान किस चुनौती का सामना करते हैं उसे जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक जवान से बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम तो नहीं बताऊंगा सर। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सुरक्षा का हवाला। तो ये बताएं कि किस तरह की चुनौती रहती है यहाँ पे? वो तो सिखलाई हो गया है भी सर, उस हिसाब से आदत हो गया है हम लोग को। हाँ, इसलिए ट्रेनिंग होता है। अच्छा, हाँ, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है? दिया जाता है। क्या क्या खतरा रहता है वैसे रात में बारिश में है आप लोगों को यहाँ पे? बारिश तो यही है, ज्यादातर कीड़ा मकोड़े, सांप बिच्छू, हाँ, पानी, ठंड। अभी आपके साथी तो वहाँ टेंट में बैठे हैं जो किनारे में लगा के, आप लेकिन बिना टेंट के यहाँ पे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं इधर ड्यूटी में, संतरी ड्यूटी में, उन लोग आराम कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये कितनी देर चलेगा आपकी ड्यूटी? 2 घंटा नाइट में। 2 घंटे? 2 घंटा। 2 घंटे के बाद फिर आप बदल जाएंगे? बदली होते रहेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग ऐसे रात में गश्त कर रहे हों और माओवादियों का अटैक हो जाए? वैसे तो नहीं हुआ है अभी तक, जब से मैं आया हूँ तब से। हाँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं? जब मेरे साथ वैसे नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, लेकिन कभी होता भी होगा कि माओवादी इस एम्बुश में आते होंगे, है ना? तो उनसे भी बचने का एक रहता है। हाँ, वो उस हिसाब से आड़ देख के। पूरी तरह से अंधेरा है तो कितना चौकन्ना रहना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि नजर में तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ? हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस हिसाब से देखना पड़ता है।
कैसे पता चलेगा अगर कोई आ गया अटैक करने? तो कुछ ना कुछ हलचल तो पता लग ही जाता है। तो हर हलचल पे नजर रखनी होती है। हाँ। तो इस तरह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां माओवाद के खिलाफ एक जंग चल रही है, वहां जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, इस तरह से घनी जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच बरसती बारिश में देर रात भर जंगलों में रहते हैं। और चुनौतियां ये होती हैं कि केवल नक्सलियों के अटैक का खतरा नहीं है, जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा है। लेकिन उन सब के बीच ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, जिससे कि बस्तर से माओवाद समाप्त हो सके और बस्तर में शांति आ सके। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई है। किसानों की यह महापंचायत लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ, एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर बुलाई गई है। इस महापंचायत के लिए अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद किसानों की महापंचायत के मद्देनजर दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग कर दिल्ली आने वाली गाड़ियों की कड़ी चेकिंग हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक धीमा है। दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में नई दिल्ली की तरफ जाने वाली कई मुख्य सड़कें बाधित हो सकती हैं, लिहाजा आने जाने वालों को इन सड़कों से बचने की भी सलाह दी गई है। तो यहां आपको बता दें कि जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होना है, जिसमें कई सारी मांगे हैं जो किसान मोर्चा चाहता है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। देखना होगा कि बिना इजाजत के कितने किसान जंतर मंतर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर कड़ी चौकसी दिल्ली पुलिस बरत रही है ताकि किसान बड़ी तादाद में उन जगहों से गुजरते हुए जंतर मंतर तक ना आ पाए। वो तो जाते हुए उन्होंने रोके, वहां पे कुछ पंजाब के लोग भी उन्होंने रोक रखे थे। उन्होंने कहा जी आप भी नहीं जाओगे। मगर भाई अंदर है क्या कि दिल्ली में किसान जा ही नहीं सकता। कह लीजिए आप जाकर धरने पर बैठोगे। हमारा कोई प्रोग्राम कहीं धरने पर नहीं है, ना धरने पे इतनी हल्की हम खोल देते कि हम जाके जंतर मंतर पे वैसे ही कोई धरने पर जाकर बैठ जा। हम तो जब आएंगे सबको बता कर आएंगे, पूरा ढोल नगाड़ों के साथ में आएंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ में आएंगे। मैं अकेला को धरने पर जाकर बैठता हूँ। और हमारे साथ इस वक्त मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मुकेश, दो सवाल हैं। पहला, बॉर्डर्स पर किस तरह की चौकसी बढ़ती जा रही है और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दूसरा, इस महापंचायत में क्या कुछ मांगे हैं उनकी जिससे वो सरकार से पूरा होते देखना चाहते हैं? देखिए, जो किसान जो दिल्ली आ रहे हैं उनको लेकर कल से ही पुलिस अलर्ट पर है और टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इसके अलावा सिंघू बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर रात से ही पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। दरअसल इस बात का खतरा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर अंदर आ सकते हैं और जिससे कि दिल्ली के हालात बिगड़ सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो उसको देखते हुए तीनों ही बॉर्डर्स पर कल रात से ही भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है पुलिस के अफसरों से। उनका कहना यह है कि तीनों बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि वहां पर जो सुरक्षा जांच है वो की जा रही है और पुलिस चूंकि वहां मौजूद है तो थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई और परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर आज सुबह 10 बजे से एक पंचायत करने वाले हैं। ये पंचायत कई मुद्दों को लेकर है, जिसमें लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो पंचायत है वो होने वाली है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पंचायत के लिए परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जंतर मंतर के आसपास और जंतर मंतर पर धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में किसी को भी वहां पर इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 हजार किसान जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे किसान रात में या कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं। तो ऐसे में यही संभावना है कि 4 से 5 हजार किसान जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं, जिससे कि वहां पर ट्रैफिक के हालात बिगड़ सकते हैं।
तो दिल्ली पुलिस ने ये सलाह दी है कि जंतर मंतर के आसपास, कनॉट प्लेस में, बाराखंबा रोड पर, अशोका रोड पर, जो नई दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पर लोग जाने से बचें, क्योंकि वहां पर आज पूरे दिन ट्रैफिक जाम रह सकता है, क्योंकि पुलिस ने वहां बंदोबस्त किए हैं, तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है और भारी संख्या में पुलिस बल नई दिल्ली इलाके में तैनात है। तो ऐसे में वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम रहेगा आज पूरे दिन। तो पुलिस ने कहा है कि लोग वहां जाने से बचें। सुबह जो लोग दफ्तर आते हैं उनको दिक्कत हो रही, क्योंकि सुबह सुबह तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी ट्रैफिक जाम है और वहां पर चेकिंग चल रही है। इसके अलावा जो नई दिल्ली के आसपास का इलाका है वहां पर भी काफी ज्यादा पुलिस चेकिंग है, तो वहां भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो आज दिन भर ये हालात रहेंगे कि ट्रैफिक जाम वहां पर रहेगा। अब देखना होगा कि 10 बजे के बाद किसान जंतर मंतर पहुंच पाते हैं या फिर उनको पुलिस पहले ही रोककर बसों में डिटेन कर लेती है। तो ये हम 10 बजे के बाद देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सभी बॉर्डर्स पर हालात सामान्य है और पुलिस लगातार आने वाले लोगों की जांच कर रही है। शारिक, संक्षेप में मुकेश, राकेश टिकैत को कल हिरासत में लिया गया था, क्या उनके पहुंचने की उम्मीद या उन्हें कल वहीं से लौटा दिया गया जब उन्हें छोड़ा गया था? देखिए, राकेश टिकैत जंतर मंतर पर आ रहे थे और उनको मधु विहार इलाके में पूर्वी दिल्ली में रोक लिया गया था और वहां पर थाने में कुछ देर के लिए उनको डिटेन किया गया था। बाद में दोबारा जब तमाम जो किसान नेता हैं उन तक ये बात पहुंची तो पुलिस ने उनको फिर गाजीपुर के पास छोड़ दिया था, वो वापस चले गए थे। अब आज वो आते हैं या नहीं आते हैं हमें देखना होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल जंतर मंतर पर जाएंगे, तो अभी वो फिलहाल उनकी कोई खबर नहीं है। तो हमें देखना होगा कि राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये 10 बजे के बाद थोड़ा स्थिति और साफ होगी, तब पता चल पाएगा कि राकेश टिकैत और क्या दूसरे किसान नेता हैं क्या वो भी यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए आपका। दिल्ली की नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसके बाद ये लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते। इस लिस्ट में विजय नायर, समीर महेंद्रू और दिनेश अरोड़ा का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्ली की नई शराब नीति बनाने, लागू करने में शराब कंपनियों और बिचौलिए शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे ने इस आबकारी नीति लागू होने के एवज में कमीशन लिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को पहला आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के मुताबिक मेसर्स इंडो स्पिरिट्स ने दिनेश अरोड़ा से जुड़ी कंपनी में 1 करोड़ ट्रांसफर की। इसके साथ अर्जुन पांडे ने समीर महेंद्रू से अफसरों को बांटने के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले का आरोप है। हाल ही में उनके घर पर सीबीआई रेड हुई। एनडीटीवी से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिन्होंने सीबीआई की रेड करवाई है उनकी मंशा घोटाले की जांच नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एफआईआर की है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उन लोगों को जो शराब कारोबारी हैं उनको फ़ायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है इसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात ये है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर शराब का घोटाला इनको चिंतित करता तो आज गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और वहाँ इन्हीं के लोग पैसा कमा रहे हैं, जहरीली शराब बेच के भी और असली शराब बेच के भी। तो वहाँ कराते, वहाँ सीबीआई के दफ्तर खुलवाते, यहाँ पे रेड करवा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ जब्त क्या क्या किया है आपके घर से? 14 घंटे रेड चली। मेरे घर पे क्या मिलेगा? मेरी बीवी के, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, उसके अलावा क्या मिलेगा इनको? मेरा पर्सनल कंप्यूटर ले गए, किताबें हैं बहुत सारी, और मेरा मोबाइल ले गए पर्सनल।
मेरा नंबर वगैरह भी सब जब्त कर लिया है। अच्छा। और कुछ फाइलें थी सरकार की, उनकी डॉक्यूमेंट्स थे, बस वो ले गए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ये जो कथित घोटाला जो कहा गया है या कथित भ्रष्टाचार कहा गया है, इसका जिक्र नहीं है कि ये कितना बड़ा है। केवल एक करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात उन्होंने इसमें की है। लेकिन मैं फिर भी 144 करोड़ वाली बात पे आना चाहूँगा कि 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपये पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई की एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो, आप इनके सारे बयानों को देखो, इसीलिए मैं आपसे बोला, पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 144 करोड़ का हुआ, कोई दूसरा नेता, सबके अलग अलग बयान है। तो इन बयानों से थोड़ी होता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सच ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचते रहते हैं सीबीआई किसके घर भेजूं, ईडी किसके घर भेजूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 24 घंटे बैठ के सोचते हैं यार देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, स्कूल की बात कैसे करनी है, अस्पताल की बात कैसे करनी है, अस्पताल कैसे बनवाने हैं, रोजगार कैसे देने, महंगाई में कैसे लोगों की मदद की जाए, महंगाई के समय पे लोगों को कैसे राहत दी जाए, महंगाई कैसे कम की जाए। मोदी जी सोचते रहते हैं किसकी सरकार गिराई जाए, सीबीआई को किसके घर भेजूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। देश को नंबर 1 बनाने वाले नेता की जरूरत है, देश को 24 घंटे सीबीआई 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 ईडी सीबीआई रटते रहने वाले नेता की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि बात हो रही है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की, कि उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है 2021-22 की पॉलिसी की, आप 2024 के चुनाव पे पहुंच रहे हैं, तो ये सब क्यों है? एक्चुअली ये साजिश इसलिए रची जा रही है, लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नियत इनकी यही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं 2024 के लिए, जिसको लोग ये पहले लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज लोग कह रहे हैं अब मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने देख के देखा, पंजाब के लोगों ने देख के देखा, देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखेंगे। उधर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। आज दोनों नेता अहमदाबाद में दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे हिम्मतनगर में टाउन हॉल मीटिंग होनी। कल मंगलवार को भी दोनों नेताओं के कुछ कार्यक्रम हैं। कल भावनगर में टाउन हॉल मीटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य को लेकर चुनावी वादा कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अब तक केजरीवाल 6 चुनावी वादे कर चुके हैं। ये पहला मौका है जब उनके साथ सिसोदिया होंगे। आपको बता दें कि सीबीआई के छापे के बाद ये तय हुआ कि गुजरात चुनाव प्रचार में अब सिसोदिया भी शामिल। हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यायपालिका और पुलिस को धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ एंटी टेरर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 2 दिन पहले इस्लामाबाद की एक रैली में इमरान खान ने अपने पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उमा के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। उमा, क्या क्या आरोप है? अभी हमने कुछ बताया है दर्शकों को, जो महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी है, और कब तक गिरफ्तारी की उम्मीद है, और आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इमरान खान की?
जी देखिए शारिक, पाकिस्तान में जो राजनीतिक खींचतान है, जो रसाकशी है, वो लगातार जारी है और इमरान खान जिनके खिलाफ की टेररिज्म एक्ट के 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी की तलवार आपने सही कहा उन पर लटक रही है। कल आधी रात को ये भी जानकारी आई कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो वारंट है उसकी तामील कराने की कोशिश की जा रही है और बनीगला जो कि उनका निवास है, वहां पे जो समर्थक हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, वो हजारों की तादाद में जुट गए थे। पूरा वाकया जो है सिलसिलेवार तरीके से इस तरह हुआ शारिक कि जब से प्रधानमंत्री के तौर पे इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किया गया है, हालांकि वो संवैधानिक तरीके से संसद में वोट आउट किए गए, लेकिन उसके बावजूद वो उनका जो गुस्सा है वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। उनको लगता है कि सेना ने साथ नहीं दिया, इसलिए लगातार वो उसको टारगेट कर रहे हैं। जो शाहबाज गिल हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया जिसमें यह कहा कि जो सेना के जो नीचे के अधिकारी हैं उनको आर्मी प्रमुख, जो सेना चीफ है, जो सेना प्रमुख है, उनकी बात, उनका आदेश नहीं मानना चाहिए। तो इसके मुतालिक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ हुई, उनको रिमांड पे लिया गया और इसके बाद इमरान खान की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। शाहबाज गिल के खिलाफ उनको टॉर्चर किया गया है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने जो रैली की थी परसोस में, उन्होंने जो इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उनके खिलाफ बयान दिया, उनको कहा कि आपको छोड़ेंगे नहीं। और जो जेबा चौधरी हैं जो कि एडिशनल जज हैं वहां पे, उनके खिलाफ भी उनका नाम लेकर कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इसको एक उकसावे की कार्रवाई माना गया, उकसावे वाला भाषण माना गया और इसलिए एंटी टेरर एक्ट के खिलाफ एंटी टेरर एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, चार्ज अप माहौल है, वहां पर लाखों की तादाद में जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकलने को उतारू हैं, बहुत सारे निकले हुए हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हुए हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी कुछ समय के लिए टाली जाए, लेकिन वहां जो जानकार हैं वो बताते हैं कि गिरफ्तारी होनी तय है, क्योंकि इस तरह के भाषण को अगर छोड़ा गया, उसको नजरअंदाज किया गया तो स्थिति और ज्यादा आगे खराब हो सकती है। और इस बीच जो पैमरा है, पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने इमरान खान के भाषण पे, लाइव भाषण पे रोक लगा दी है। भाषण दिखाया जाएगा लेकिन बाद में एडिटोरियल जो कंटेंट है वो देखने के बाद, तो इस तरह की पाबंदियां इमरान खान पे लगाई गई है और खासतौर पे एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में राजनीति की इन दिनों नजर आ रही है, कुछ भी बड़ा वहां पे असंभव नहीं है और अचंभा नहीं होता। वहां कोई भी डेवलपमेंट होता इस तरह का तो उसे देखकर। शारिक, शुक्रिया उमा विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि इमरान खान ने ये भी धमकी दी कि यहाँ के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, गृह युद्ध का माहौल भी हो सकता है, तो अब उन पर शिकंजा कस रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आशंकाओं और अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस फैसले पर हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य टिका हुआ है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया जिससे अटकलें और तेज हो गई। एक लाइन के ट्वीट में दुबे ने लिखा है, जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। आपको बता दें, यदि चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में ये अटकलें भी हैं कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कुर्सी पर बिठा सकते हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन कई बार सार्वजनिक मंच से बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी के सांसद महोदय को यह जानकारी मिली कहां से, और दूसरा, कब तक उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जैसे ही सुनवाई पूरी हुई है तब से ये अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। और इसी के मद्देनजर शनिवार को, अगर आपको याद हो, तो रांची में पूरे महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक हेमंत सोरेन ने बुलाई थी। अब सवाल यह है कि जो निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उसके बाद एक सीधा अर्थ है कि अगर चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है उनके, तब ये माना जाएगा कि शायद निशिकांत दुबे को इस फैसले का पहले से ही उसको पता चल गया था और हर जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो इस फैसले पर उनको एक तरह से आप कहिए कि सवाल उठाने का उन्होंने एक बड़ा आधार भी दे दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर ये फैसला खिलाफ आया, क्योंकि जैसा कि खुद ही महागठबंधन दल के नेता मानते हैं कि चुनाव आयोग
से बहुत ज्यादा उनको न्याय की उम्मीद इस मामले में नहीं है, तब क्या होगा? वैसे में हेमंत सोरेन के पास में दो ही ऑप्शन है। एक तो उनकी सरकार गिरने वाली इसलिए अभी नहीं है क्योंकि महागठबंधन दल के विधायक, सारे विधायक जो हैं वो अभी फिलहाल उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाएंगे? उनके पास दो विकल्प हैं, एक या अपने पिता को वो जो सत्ता की जो चाबी है, सत्ता की बागडोर वो सौंप दे, और या तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है। सारिक, शुक्रिया मनीष। तो नजर रहेगी चुनाव आयोग के फैसले पर, उसके बाद राज्य की सरकार का भविष्य तय होगा। शुक्रिया। एक तरफ कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस के संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया। आनंद शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजकर खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर लिया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। I'm a member of the Congress Working Committee, Vishnu. Yep. I'm one of the senior most leaders from the state. Yes. And I'm also a member of the Political Affairs Committee of the CWC. Right. I didn't ask that I should be made a chairman of a steering committee, that's the Apex Committee. Yes. In which all the other chairmen are members. Yes. Why I was not involved in all the meetings, I can't answer. Please no, but ask why those have who you could be in the resigned as meetings chairman in of the Delhi and Himachal Simla. Pradesh Congress Steering Committee? Do you believe your self-respect? Well, my position was become untenable. Listen, listen, Vishnu, if you are made a chairman without consultation, and then you are never invited for the key meetings, both in Delhi and there, and you send central observers, I spoke even to everyone. First, the mandate was not made clear. There's multiplicity of committees. Then after that, no answers came. I'm not seeking anything for myself. Is this a prelude to you resigning from the Congress, sir? There's no question. All And right. those who are saying they are the ones who don't belong to the Congress. यूपी में अगले बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर लग रही अटकलों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सियासी तौर पर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट को उन्होंने पिन कर इस पर जोर भी दिया। कुछ दिनों पहले ही मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं की अगुवाई में 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। ऐसा माना जा रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। ट्वीट कर उन्होंने अपनी दावेदारी साफ कर दी। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगे ट्रांसजेंडर और अपनी बहादुरी से नक्सलियों के दांत खट्टे करेंगे। दरअसल सरकार ने बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया, जिसमें 2100 युवाओं की भर्ती की गई। इसमें पहली बार 9 ट्रांसजेंडर भी शामिल किए गए। समाज में सदियों से ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव आम बात रही है। ट्रांसजेंडर को परिवार के साथ ही समाज में तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद ही सही ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल करते हुए ट्रांसजेंडर की भर्ती का रास्ता आसान किया है। नक्सलियों से लड़ने के लिए बानी बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग से 9 ट्रांसजेंडर की आरक्षक के रूप में भर्ती हुई है। ये है कांकेर जिले की दिव्या निषाद, जिसने फिजिकल टेस्ट में 100 में 100 पाए हैं। दिव्या कहती है जब उनका स्वभाव लड़कों की तरह होने लगा तब पापा भाई डांटते थे। पापा ने भी खूब ज़्यादा मेरे साथ मारपीट किया और मेरे को अपशब्दों के प्रयोग से फिर मैं
मानसिक तनाव को लेकर मैं घर छोड़ दी और रायपुर चली गई गरिमा गृह में हॉस्टल में, और वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद मैंने अपना हार्मोन्स और लेज़र और सर्जरी का ये प्रोसेस वहीं से रह के करवाया। पहले 13 लोग पुलिस बने थे, उसको मैं देखी। फिर उसके बाद मेरे को भी लगा कि उनको देखकर मुझ में प्रेरणा हुआ, उत्साह हुआ, और देखी कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि और पुलिस विभाग को कि उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया। दिव्या निषाद की तरह सीमा प्रधान और हिमांशी को भी परिवार और समाज से तिरस्कार ही मिला, लेकिन अब बस्तर फाइटर में नक्सलियों से लड़ना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। काहे के लिए डरेंगे सर? यदि डर लगती तो हम आज तक फार्म नहीं डालते, कुछ नहीं करते सर। हम डरने के लिए नहीं, हम लोग नक्सली से हमला करने के लिए तैयार हुए सर। रमेशर सीएफ भर्ती गई थी तो उसमें हम लोग 2 लोग गए थे, हमारे समुदाय थे। उसमें मेरे एक सहेली का हो गया उसमें सिलेक्शन, और मेरा 1-2 नंबर के लिए कट गया। वहाँ से मेरे को बहुत जुनून हो गया सर कि मेरे को पुलिस विभाग में आना है करके। कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा का कहना है, ये देश में पहली बार है कि ट्रांसजेंडर नक्सल मोर्चे पर लड़ेंगी। चयन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर का जज्बा शानदार रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है नक्सल मोर्चे के साथ पुलिस के अन्य मोर्चों में भी बेहतर काम करेंगी। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने न सिर्फ भर्ती के दौरान बल्कि भर्ती से पहले भी काफ़ी अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया था हम लोगों ने अपनी तरफ से, क्योंकि जनरली उनके पास गाइडेंस होता नहीं है, गाइडेंस की कमी रहती है, तो उनको गाइडेंस भी दिया था बस्तर फाइटर में किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें। तो उसमें भी ट्रांसजेंडर काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और उनमें से ही 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर को मौके दिए जा रहे हैं। नवोदित राज्य होने के बावजूद पुराने राज्य के लिए ये नजीर बन रहा है। देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर को नौकरी दी गई, और ये दूसरी बार है जब मिल रहा है, और ये नवोदित राज्य होने के बाद भी पूरे देश के पुराने राज्यों के लिए एक नजीर बनते जा रहा है। लोकतंत्र में सभी वर्ग को समानता का अधिकार दिया गया है और जो सदियों से शोषित और वंचित और समाज से तिरस्कृत लोग थे, उन्हें भी लोकतंत्र ने, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। अब बस्तर बटालियन का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 ट्रांसजेंडरों को भर्ती किया गया है, और ये पहला मौका होगा जब ट्रांसजेंडर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए नजर आएंगे। कांकेर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नोएडा में गालिबाज कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत हुई। लोगों ने मांग कर कहा कि श्रीकांत त्यागी को तुरंत रिहा किया जाए और गैंगस्टर एक्ट भी हटाया जाए। कुछ लोग पीड़िता को बुरा भला कहते भी दिखे। नोएडा के भंगेल में त्यागी समाज की पंचायत में शामिल लोगों के तेवर कुछ ऐसे रहे। माइक से कहा गया कि बदला लिया जाएगा, श्रीकांत त्यागी को तुरंत छोड़ा जाए। किसी ने कहा श्रीकांत त्यागी शेर है और शेर ने सरेंडर किया था, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। नोएडा की ओमैक्स ग्रांड सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। वीडियो वायरल हुआ तो श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफसोस है कि तब से ही त्यागी समाज के कई लोगों ने इस मामले को अपनी शान से जोड़ दिया। जो हमारी बहन अन्नू त्यागी को 48 घंटे विदाउट फीमेल पुलिस कस्टडी में रखा गया है, एक तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। जो बच्चों का बिजली पानी काटा गया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो हमारी त्यागी बरादरी की छवि को खराब किया गया है, जिसने भी किया है
उसके खिलाफ एक्शन लिया। पंचायत में कई लोग कारों के ऊपर गमले रखकर स्टंट करते नजर आए। हालांकि अधिकतर लोग मानते हैं कि श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की थी। इसके बावजूद वो पीड़ित महिला को भला बुरा कहने से नहीं चूके। उसी सोसाइटी में 5 साल पुराने बढ़िया वृक्षों को उखाड़ने के लिए उस उद्दंड महिला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगला, उद्दंड महिला कैसे हो गई? उद्दंड महिला ऐसे हुई कि उसने आई और आके पेड़ उखाड़ दिए। क्यों सर? किसने आपको ये अधिकार दिया? हमने ये कहा कि श्रीकांत की गाली को माफ कर दो, लेकिन हम ये पूछते हैं क्या श्रीकांत ने मारपीट की? उधर ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी, जहां श्रीकांत त्यागी ने महिला से बदसलूकी की, वहां के लोगों ने मौन रखकर पंचायत का विरोध किया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उनका किसी समाज से कोई विरोध नहीं है और वो महिला से बदसलूकी का विरोध करते हैं। जो सोसाइटी का नियम था उन्होंने वो तोड़ा। दूसरा ये उन्होंने गलत काम किया, एक नारी के साथ, एक लेडी के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। तो क्योंकि उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जो कि अति निंदनीय है और बहुत ही गलत व्यवहार किया, इसके प्रति इसी की वजह से इस मामले ने तूल पकड़ ली। उधर त्यागी समाज की पंचायत में श्रीकांत त्यागी पर लगे गैंगस्टर एक्ट को हटाने की मांग की गई। एक सोसाइटी का झगड़ा राजनीतिक रंग लेने के साथ साथ अब जातीय रंग ले चुका है, जहां पंचायत में श्रीकांत त्यागी के गुनाह को गलत तो बताया जा रहा है, लेकिन पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी पर एक शख्स ने जमकर मारपीट की। यह वारदात रायगढ़ के कचनारिया टोल प्लाजा की। आरोपी टोल टैक्स नहीं देना चाहता था। महिला कर्मचारी का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकाया, फिर गाली दी और मारपीट की, जिस पर महिला ने भी जवाब दिया। महिला के साथ ही कर्मचारी बीच बचाव करते नजर आए। राजगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मेरे साथ में जरगरी खेड़ी के राम तांगी गुजर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं लोकल का हूँ। मैंने बोला कि मैं लोकल के आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं इंचार्ज को मिलर सुपरवाइजर को बुला रही हूँ। तो वो लोग बुलाया मैंने और वो लोग को मैंने बुलाया तो वो लोग है ना आए और वो कार से निकल के बाहर आ गया। सुपरवाइजर आए ना, इतने सुपरवाइजर ने बोला आप पहचानती नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं पहचानती हूँ इनको। तो मैंने उनको निकालने लगी तो उन लोगों ने मुझे गाली दी और डराया धमकाया और फिर उसके बाद में ज्यादा मारपीट भी हुई है। फिर उसने मेरे दी, मैंने भी उसके दिए, छेड़छानी हुई है। आप लोग जब यहाँ पर रहते हो तो गार्ड वगैरह नहीं रहते हैं क्या? नहीं है गार्ड वगैरह, सुपरवाइजर है। गार्ड नहीं रहते हैं? गार्ड नहीं है। कितने महिला कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं? कितने महिलाएं यहाँ पे कितने काम करते हैं आपके साथ? यहाँ के 7 महिलाएं। अच्छा, गार्ड कोई नहीं रहता? गार्ड नहीं है। कल करीब 4 बजे के समथिंग टोल के कुछ कर्मचारी यहाँ पे थाने पे आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर एक जो वाहन चालक है उसके द्वारा उनके कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। कर्मचारी अनुराधा दांगी है जो कि खुदी की रहने वाली है। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके ऊपर से थाना देहात ब्यावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 354, 323, 506 भादावी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? मामला एक आरोपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी और उसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई है, उसमें विवेचना में है प्रकरण, जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में बाढ़ भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ से अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई, वहां 22 लोगों की मौत हुई। हिमाचल में सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की 34 घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मंडी, चंबा और कांगड़ा है। उत्तराखंड में भी 4 लोगों की मौत हुई और 10 लोग लापता हुए। उड़ीसा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में कल एक वीडियो सामने आया जहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक बस खाई में गिरते गिरते बची। बस का अगला हिस्सा खाई की ओर लटक गया और सवारियों ने चीखना शुरू कर दिया। चालक ने तुरंत बस को नियंत्रित किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और दूसरी बस में बिठाकर पठानकोट रवाना किया गया है। यह बस डलहौजी से पठानकोट जा रही थी। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में गंगा नदी उफान पर है। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में उफनती गंगा के चलते सभी घाटों का संपर्क टूट गया। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार अब घाट के पास के मकानों की छत पर हो रहे हैं। वहीं हरिश्चंद्र घाट के पास गलियों में भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप सारे दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत। नंबर 2 पर मिशन गुजरात पर सिसोदिया केजरीवाल। नंबर 3 पर क्या केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। और आखिरी में चौथे नंबर पर फ्री रहेगी यूपीए पेमेंट, सरकार ने दी सफाई। और आखिरी में पाकिस्तान से खबर, इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।